गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम मूल्यांकन एवं मापन की जो कंसेप्ट है इसका दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। आपने पहले वीडियो में देखा था कि अपन ने मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था, उसमें मूल्यांकन का अर्थ पढ़ लिया, मूल्यांकन की परिभाषा हो गई, मूल्यांकन की प्रकृति और उसकी जो विशेषताएं या लक्षण है वो पढ़ लिए अपन ने। इसके बाद में अपन ने इसके अंदर ये भी पढ़ा कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, अर्थात मूल्यांकन क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है, इसका प्रयोजन क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। तो इन तीनों को पढ़ने के बाद में हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और इस दूसरे वीडियो में अपन मुख्य रूप से मूल्यांकन और मापन इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन मापन का अर्थ समझ लीजिए। मूल्यांकन का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया था, अब मापन का अर्थ और समझ लीजिए। तो सबसे पहले अपन शुरू कर रहे हैं मापन का अर्थ जी, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। मूल्यांकन को इवैल्यूएशन कहते हैं, मापन को मेजरमेंट कहते हैं। तो अपन ने मूल्यांकन में ये पढ़ा था कि अधिगम के तीन पक्ष हैं मुख्य रूप से, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन तीनों पक्षों के अंदर अगर केवल ज्ञानात्मक पक्ष की आपको जानकारी चाहिए तो ये तो अपने को मापन से भी मिल सकती है, लेकिन ज्ञानात्मक के साथ साथ में भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष की अगर जानकारी या समग्र जानकारी चाहिए, गुणात्मक और मात्रात्मक पूरी जानकारी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमें मापन की जगह मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तो मूल्यांकन तो काफ़ी विस्तृत चीज़ है और मापन मूल्यांकन का एक भाग है। अपन ने मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको एक वृत्त के द्वारा तीनों का संबंध बताया था कि मूल्यांकन एक विस्तृत अवधारणा है, उसी का एक पहलू, जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीन पहलू, उनमें से एक पक्ष की जांच करने के लिए मापन काम में आता है। और मापन करने के जितने भी संख्यात्मक तरीके हैं उन तरीकों में एक तरीका है उपलब्धि परीक्षण, जो अपने सिलेबस से संबंधित है। आगे के टॉपिक में अपन यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए मापन का अर्थ क्या है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन का वह भाग जिसे प्राप्तांक, प्रतिशत, औसत इत्यादि मात्रा के रूप में छात्र की उपलब्धि को व्यक्त किया जाता है, उसे मापन कहते हैं जी। तो ध्यान दीजिए, मूल्यांकन का एक भाग है मापन। मूल्यांकन का एक ऐसा पार्ट है जो व्यक्त किससे होता है, या तो प्राप्तांक में होता है, जैसे 100 में से 80 नंबर आए, प्रतिशत 86% आए, या एवरेज 76% एवरेज सभी सब्जेक्टों का रिजल्ट रहा, इस प्रकार की बातें। तो प्राप्तांक, प्रतिशत और औसत, इनके द्वारा जब किसी छात्र की उपलब्धि को मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें मात्रा में होती है, अपन सब जानते हैं, इसलिए मात्रा के रूप में यदि छात्र की उपलब्धि को प्राप्तांक, प्रतिशत और औसत के द्वारा व्यक्त किया जाए तो इस मूल्यांकन के पार्ट को अपन मापन कहेंगे। सीधी सीधी बात है कि मापन से हमें विद्यार्थी के केवल ज्ञानात्मक पक्ष की मात्रात्मक सूचनाएं मिलती हैं, गुणात्मक सूचनाएं नहीं मिलती। इसलिए अपन मापन की तुलना में मूल्यांकन को अपनाते हैं ताकि दोनों प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकें। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि एक विद्वान है कार्लिंगर। कार्लिंगर का मानना है कि किसी वस्तु या घटना को संख्यात्मक अंक प्रदान करना मूल्यांकन है। दोबारा सुन लीजिए, कार्लिंगर क्या कहता है? कार्लिंगर कहता है कि किसी वस्तु
या किसी घटना को संख्यात्मक अंक प्रदान करना ही मूल्यांकन है। तो सीधी सी बात है, किसी भी वस्तु की, किसी भी घटना की, किसी भी कार्य की जब अपन जांच करते हैं और वो जांच अपन संख्यात्मक अंकों में व्यक्त करते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपन इस कंसेप्ट को या इस प्रक्रिया को मापन कहेंगे। चूंकि अपन सब जानते हैं विद्यालयों में होने वाली जो परीक्षाएं होती हैं, जिसमें जैसे प्रथम टेस्ट है, द्वितीय टेस्ट है, जितने भी होते हैं, अर्धवार्षिक, वार्षिक, इनके द्वारा अपन सब जानते हैं कि रिजल्ट को संख्या में ही व्यक्त किया, या तो प्राप्तांक में, या प्रतिशत में, या औसत में। इसलिए मापन के लिए सबसे जो प्रचलित तरीका, सबसे महत्वपूर्ण वो तरीका है अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा जब अपन किसी बच्चे की जांच करते हैं तो उसके परिणाम हमें हमेशा या तो प्राप्तांक में मिलेंगे, या प्रतिशत में मिलेंगे, या औसत में, यानी मात्रात्मक सूचना ही प्राप्त होंगी। तो देखिए, अपन ने मापन के अर्थ की बात कर ली है। मूल्यांकन का अर्थ आप पिछले वीडियो में अच्छी तरह समझ चुके हो। दोनों में सीधी सीधी बात है। मैं आपको एक दूसरा रेफरेंस और बताता हूं। जिस प्रकार से अपन विकास के कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो अभिवृद्धि और विकास जिस प्रकार से पढ़ते हैं, वैसे ही इन दोनों का संबंध है। जिस प्रकार अभिवृद्धि का संबंध विकास से है, उसी प्रकार मापन का संबंध मूल्यांकन से है। कैसे? देखो, अभिवृद्धि अपन सब जानते हैं कि विकास के बहुत सारे पहलू होते हैं। शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, नैतिक विकास है। तो विकास के तो बहुत ज्यादा पहलू हो गए, तरह तरह के पहलू। लेकिन अभिवृद्धि का संबंध हम सब जानते हैं कि केवल एक पहलू, जो फिजिकली यानी शारीरिक जो पहलू है, उसी से संबंधित है। और शारीरिक पक्ष से संबंधित होने के कारण अभिवृद्धि एक सीमित अवधारणा है और विकास एक व्यापक अवधारणा है। अपन ये कहें कि अभिवृद्धि हुई है, अभिवृद्धि हुई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि विकास पूरा हो गया। लेकिन अपन ये कहें कि विकास हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि सभी पक्षों का हुआ है, उसमें शारीरिक पक्ष भी शामिल है। इसलिए विकास अपने आप में एक व्यापक संप्रत्यय है जिसमें अभिवृद्धि निहित है। तो ठीक ऐसी स्थिति मूल्यांकन और मापन की है। अपन ये कहें कि किसी विद्यार्थी का मापन हुआ है, तो इसका मतलब है केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच हुई है, केवल एक पक्ष ज्ञानात्मक पक्ष की जांच हुई है। और अपन ये कहें कि किसी का मूल्यांकन हुआ है, तो मूल्यांकन का सीधा सीधा मतलब है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, सृजनात्मक, रुचि, अभिरुचि सब पक्ष हैं, उनकी समग्र जांच हो गई है। यानी उससे मात्रात्मकता भी मिलती है और साथ साथ में गुणात्मकता भी मिलती है। तो जिस प्रकार से अपन अभिवृद्धि और विकास को कनेक्ट करते हैं, वैसे ही मापन और मूल्यांकन को भी आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। मापन भी सीमित है, अभिवृद्धि भी सीमित है। क्यों? क्योंकि दोनों ही केवल एक एक पक्ष से संबंधित है, जबकि विकास और मूल्यांकन बहुपक्षीय प्रक्रिया है। इसमें बहुपक्षीय जांच होती है और इसमें भी बहुत सारे पक्ष आते हैं। तो इस प्रकार से अपन मापन और मूल्यांकन का जो अर्थ के दृष्टिकोण से जो मुख्य अंतर था वो यहाँ पर समझ लिया है। अब अपन विस्तार से इसका अंतर देखते हैं और मापन और मूल्यांकन में आपको एक एक जो अंतर है उसको अच्छी तरह से स्पष्ट करता हूं, ताकि आपके दिमाग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में किस प्रकार से कोई सेम चीज है। तो सारा अंतर है, अपन एक एक बिंदु लेकर समझेंगे। यस, तो देखिए, अपन ने मापन और मूल्यांकन के लिए थोड़ा सा वर्गीकरण तय कर लिया यहाँ पर, और अपन एक एक बिंदु लेकर इन दोनों में अंतर है उसको विस्तार से समझेंगे। पहली बात, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। नंबर 1, पहला अंतर कर सकते हैं अपन दोनों के क्षेत्र के दृष्टिकोण से। तो क्षेत्र के बारे में आप सब जानते हो। मापन में अपन लिख सकते हैं कि मापन का क्षेत्र सीमित है जी। ठीक वैसे ही जैसे अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित है क्योंकि शारीरिक ही है, वैसे ही मापन का क्षेत्र सीमित है क्योंकि मापन केवल कौन से? केवल ज्ञानात्मक पक्ष की ही जांच करता है, खाली एक ही पक्ष। इसलिए इसके क्षेत्र को अपन सीमित कहेंगे। मापन एक लिमिटेड कंसेप्ट है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जानकारियां देता है। दूसरा, मूल्यांकन का क्षेत्र अपन व्यापक मानेंगे। मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है। क्यों? क्योंकि अधिगम के तीनों पक्ष ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक,
तीनों की सूचनाएं अपने को देता है। इसलिए क्षेत्र के दृष्टिकोण से मूल्यांकन मापन की तुलना में एक विस्तृत यानी ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव है, ये लिमिटेड। पहली बात। नंबर 2, दूसरा अंतर अपन देखते हैं। मापन जो है वो हमें विद्यार्थी की जो उपलब्धि है उसकी केवल मात्रात्मक जानकारी देता है, केवल मात्रात्मक जानकारी। मैंने आपको शुरू में बताया था प्राप्तांक, प्रतिशत, औसत इनमें देता है, जबकि मूल्यांकन है वो मात्रा के साथ साथ यानी मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों प्रकार की जानकारियां एक साथ प्रदान करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मात्रात्मकता प्लस गुणात्मकता बराबर मूल्यांकन, क्योंकि मापन लिमिटेड है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष की मात्रात्मक सूचनाएं देता है, लेकिन मूल्यांकन में मात्रा के साथ साथ में श्रेणी है, ग्रेडिंग है, ये भी तय की जाती है लास्ट में, इसलिए वो गुणात्मकता को दर्शाता है। चलिए तीसरा अंतर देखते हैं। तीसरा अंतर है मापन में, मापन की अवधारणा में मापन को अपन प्राप्तांक, प्रतिशत, औसत इत्यादि के द्वारा व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना, मापन को हमेशा या तो ओबिडेंट मार्क्स जो होते हैं, प्राप्तांक होते हैं, उनसे या फिर परसेंटेज से या फिर एवरेज से शो करते हैं। हमेशा मापन को मात्रा में शो करना पड़ता है, जबकि मूल्यांकन है वो हमेशा श्रेणी, जिसको अपन अंग्रेजी में कह सकते हैं डिवीजन, या ग्रेडिंग। सीसी प्रणाली में आप सब जानते हो ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया गया। ये ग्रेडिंग जो है A1, जैसे सीसी में आप सब जानते हो सीसी प्रणाली के अंतर्गत जो पैटर्न चलता था उसमें टोटल 9 ग्रेड होती थी, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D अकेली और E1 और E2, यानी टोटल जो ग्रेडिंग होती थी वो उस समय 9 होती थी। तो हर ग्रेड आपको ये बताती है, यानी ग्रेड A1 है तो ऐसी स्थिति में सीधी सीधी बात है कि बच्चे ने प्राप्तांक 91 से लेकर 100 नंबर के बीच में प्राप्त किए हैं। तो देखो ये ग्रेडिंग जो है गुणात्मकता दर्शाती है, एक गुणात्मकता की श्रेणी को दर्शाती है। और इसी प्रकार से अपने जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं उनके अंदर जब लास्ट में वार्षिक परीक्षा होती है उसके बाद में जो मार्कशीट मिलती है उसमें अगर 63% लिखे हुए होते हैं तो साथ में नीचे कथन और लिखा होता है फर्स्ट डिवीजन। हाँ जी, फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ होता है, प्रथम श्रेणी। तो ये तो खाली क्या है, मापन का प्रतीक है, लेकिन इस मापन के बेस पर अपन ने क्या कर दिया, मापन के बेस में गुणात्मकता को तय कर दिया कि प्रथम श्रेणी का मतलब है 60% या इससे अधिक, द्वितीय श्रेणी का मतलब है 45% से लेकर और 60% से पहले पहले यानी बीच के जो हैं, और 45 से कम हैं उनमें अपन सब जानते ही हैं कि इससे कम वाले ग्रेड यानी श्रेणी तृतीय श्रेणी में आते हैं। तो ये श्रेणी और ये ग्रेडिंग क्या है, गुणात्मकता को दर्शाती है। इसलिए मूल्यांकन हमेशा श्रेणी और ग्रेडिंग में व्यक्त होता है, जबकि मापन प्राप्तांक, प्रतिशत और औसत में व्यक्त होता है। और इस चीज को तो मैं ये कहता हूं कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना वो भी मापन और मूल्यांकन में अंतर कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब मैं 1998 में 12वीं क्लास में पढ़ा करता था तो उस समय 12वीं क्लास का जैसे रिजल्ट आया तो मेरे अच्छे नंबर आए थे, स्कूल में कक्षा में मेरा पहला स्थान आया था। उस समय परसेंटेज ज़्यादा नहीं थे, 98 की बात है, 68% नंबर आए थे। तो 68% नंबर क्लास में स्कूल के हिसाब से आर्ट्स के हम लगभग उस टाइम पर 750-800 लड़के थे, तो उनमें सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आए। तो मैं जैसे ही मार्कशीट को लेकर आया, मार्कशीट को लेकर दौड़ा आया तो मेरे दादाजी मेरे को रास्ते में मिले। तो दादाजी ने कहा कि बेटा आज इतना खुश कैसे हो रहा है, क्या बात हो गई? तो मैंने कहा दादा रिजल्ट आ गया है। तो दादा ने कहा कि तेरा रिजल्ट कैसा रहा? तो मैंने दादा को कहा दादा 68% आए हैं। मैंने कहा दादा 68% यानी 68% नंबर आए हैं। तब दादा ने कहा कि 68% की टाट मार, मुझे ये बता कि डिवीजन फर्स्ट आई को नहीं आई? तो मैंने कहा दादा फर्स्ट डिवीजन आई है। तब दादा ने ये बात कही वाकई में तो बहुत जोर का है, यानी
दादा भी इस बात को जानता है कि प्रथम श्रेणी वाला आदमी है उसमें गुणात्मकता होती है। और वैसे भी अपन सब जानते हैं, जब आपकी डिवीजन 3rd डिवीजन आती है आपके, और घर वाले आपसे रिजल्ट पूछते हैं, तो आप 3rd डिवीजन का रिजल्ट बताते हो, उस समय आपका चेहरा नीचे होता है, धीरे से बोलते हो 3rd डिवीजन आई है। और आपके 1st डिवीजन आते हैं, तब आप चौड़ी छाती करके कहते हो कि 1st डिवीजन आई है। तो सीधी सी बात है, गुणात्मकता श्रेणी और ग्रेडिंग दोनों से। जैसे सीसी के अंदर 10वीं क्लास में सीबीएसई के अंदर जो सीजीपीए सिस्टम, जैसे किसी लड़के के 10/10 सीजीपीए, देखो सीजीपीए का सिस्टम चलता था, आप सब जानते हो, आजकल तो बंद कर दिया ये, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी सारे सब्जेक्टों के जो ग्रेड पॉइंट है उनका एवरेज। किसी के 10 सीजीपीए है, इसका मतलब वो बच्चा सबसे ऊपर वाली श्रेणी का बच्चा है। तो इस प्रकार से अपन यहां समझ सकते हैं कि मापन प्राप्तांक, प्रतिशत, औसत यानी मात्रात्मकता के रूप में, और मूल्यांकन को अपन श्रेणी, ग्रेडिंग। चूंकि एक बात ध्यान रखें कि प्राप्तांक, प्रतिशत और औसत के हिसाब से श्रेणियां तय होती हैं और इन्हीं के हिसाब से ग्रेडिंग तय होती है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि मूल्यांकन जो है ना, मापन के आधार पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है, क्योंकि ये जो आधार मिलते हैं इनसे अपन इन चीजों को तय कर सकते हैं जी। तो 3 अंतर अपन ने पढ़ ली है। अब अपन अगला अंतर देख रहे हैं। तो देखिए, चौथा अंतर देखते हैं। चौथे अंतर में अपन लिख रहे हैं कि मापन पूर्ववर्ती क्रिया है, मापन पूर्ववर्ती क्रिया है और मूल्यांकन है वो पश्चवर्ती क्रिया। इसका सीधा सीधा मतलब मैंने आपको बता दिया ऊपर कि पहले अगर मापन हो जाता है तो प्राप्तांक, प्रतिशत और औसत के आधार पर हम गुणात्मकता को श्रेणियों, ग्रेडिंग से तय कर सकते हैं। इसलिए पहले मापन और उसके बाद में मूल्यांकन। अपन ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन है ना, वो मापन पर आधारित भी होता है। इसके बाद में 5वां अंतर देखिए। 5वां अंतर है कि मापन जो होता है किसी कार्य या घटना या परिणाम को केवल प्रतीक प्रदान करता है, प्रतीक प्रदान करता है। इससे प्रतीक का निर्धारण होता है। और इधर देखिए, मूल्यांकन है वो किसी कार्य, घटना या परिणाम का मूल्य निर्धारित करता है, मूल्य निर्धारित करता है। दोबारा सुन लीजिए, कार्य, घटना और परिणाम को मापन तो किससे व्यक्त करता है? किसी प्रतीक से। यह प्रतीक किसी प्रकार का प्राप्तांक, प्रतिशत के माध्यम से हो सकता है, जबकि मूल्यांकन है ना, वो प्रतीक नहीं देता है। प्रतीक के आधार पर किसी कार्य और घटना है उसका मूल्य निर्धारित करता है। अपन ने अर्थ में पढ़ा था, मूल्यांकन का वास्तविक अर्थ है मूल्य निर्धारित करना। अब अपन अगला अंतर देखते हैं। अगला अंतर जो है, अब अपन अगला अंतर देखते हैं। अगला अंतर जो है वो 6 नंबर लेते हैं अपन। 6 नंबर में देखिए, मापन के लिए उद्देश्य को जानना जरूरी नहीं है। खास बात है, ध्यान दीजिए। मापन करते समय उद्देश्य को जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि मापन का उद्देश्य से कोई लेना देना। ये तो केवल मात्रात्मक जानकारी दे देगा कि किसके कितने में से कितने नंबर आए हैं। अब आपको किसको सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए मापन केवल संख्यात्मक जानकारी प्रदान करने का एक जरिया है, जबकि मूल्यांकन है उसके बारे में अपन ने विशेषता में पढ़ा था कि मूल्यांकन है वो एक उद्देश्यनिष्ठ या उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है। क्योंकि अपन सब जानते हैं, मूल्यांकन में आपने एक प्रश्न हल किया था कि मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध होता है, किससे होता है? उद्देश्य से। हमेशा मूल्यांकन उद्देश्यों की जांच करने के लिए किया जाता है, लेकिन मापन के लिए जरूरी नहीं है। अगर मापन करते समय उद्देश्य का ध्यान नहीं है तो भी मापन किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन करते समय अगर उद्देश्य सामने नहीं है तो आप कोई मूल्यांकन नहीं कर पा सकते। इसके बाद में अपन 7वां अंतर जो है, 7वां बिंदु है कि मापन केवल परंपरागत परीक्षाओं,
मापन केवल परंपरागत परीक्षाओं तक ही सीमित है। अच्छी तरह से सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। परंपरागत परीक्षाएं कौन सी होती हैं? परंपरागत परीक्षाएं होती हैं अपने मुख्य रूप से उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण जी, यानी कि मापन करने के लिए सबसे ज्यादा उपलब्धि परीक्षणों का इस्तेमाल किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण का मतलब आप समझते हो, मैंने पहले बताया था, स्कूल में पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, अर्धवार्षिक, तीसरा टेस्ट, वार्षिक, ये सब क्या है? अचीवमेंट टेस्ट है। इनमें अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है ये भी सुन लीजिए। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब होता है एक विद्यार्थी ने एक निश्चित अवधि में एक विषय में क्या उपलब्धि प्राप्त की है, क्या उपलब्धि प्राप्त की है, उस उपलब्धि को व्यक्त करने के लिए जो परीक्षण होते हैं ना, उन्हीं को अपन उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से लिखित परीक्षाएं आती हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वो मुख्य रूप से आती हैं। तो देखो, मापन जब किया जाता है ना, तो ज्ञानात्मक पक्ष की जानकारी ली जाती है कि एक विषय में किसी बच्चे ने कितना सीखा है। तो अपन सब जानते हैं कि मात्रा में सूचना मापन देता है, और मापन करने के लिए सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करने वाले तरीके हैं वो अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण है। इसलिए मापन इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। जबकि इधर देखिए, मूल्यांकन करने के लिए इन उपलब्धि परीक्षणों के साथ साथ, ये तो होते ही हैं, इनके साथ साथ में अन्य प्रकार के परीक्षण हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। जैसे व्यक्तित्व परीक्षण है। जैसे व्यक्तित्व में आप पढ़ते हो CAT, TAT, रोर्सा शाही दबाव परीक्षण वगैरह है। ये सारे के सारे जो परीक्षण है, केस स्टडी वगैरह, उनको भी अपन शामिल कर सकते हैं। तो व्यक्तित्व परीक्षण आ गए। इसके अलावा रुचि परीक्षण आ गए, रुचि परीक्षण आ गए। इसके अलावा अभिरुचि परीक्षण आ गए। इसके अलावा अभिवृत्ति परीक्षण आ गए। इसके अलावा बुद्धि परीक्षण आ गए। इसके अलावा गुणात्मकता की जांच करने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें रेटिंग स्केल है, समाज मिति यानी सोशियोग्राफी है, समाज मिति। इसके अलावा क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल को बोलते हैं। इसके अलावा चेकलिस्ट, जांच सूची। इसके अलावा साक्षात्कार, इंटरव्यू, प्रश्नावली। इसके अलावा अवलोकन। ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से अपन मूल्यांकन को नया रूप दे सकते हैं। यानी अचीवमेंट टेस्ट के अलावा अगर अपन केवल विषय की योग्यताओं जांच करने की बजाय व्यक्तित्व की भी जांच करते हैं, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, रुचियां कैसी हैं, अभिरुचियां कैसी हैं, जन्मजात योग्यताएं कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, इसके अलावा उसकी बुद्धि का स्तर क्या है, बच्चे का क्रम कर सकते हैं कि सामाजिक गुण के आधार पर, सोशियोग्राफी के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा व्यक्तित्व के बारे में पता लगा सकते हैं, अवलोकन के द्वारा उसकी गतिविधि, सामाजिकता की जांच की जा सकती है। तो ये सारी चीजें है ना, ये मूल्यांकन में तो है लेकिन मापन में नहीं है। इसलिए मापन केवल परंपरागत परीक्षाओं तक सीमित है, जबकि मूल्यांकन एक व्यापक संप्रदाय है जिसमें नए नए प्रकार के टेस्टों को शामिल किया जा सकता है, जिससे बच्चे की गुणात्मक यानी उसकी जो क्वालिटी है उनकी भी जांच की जा सके। इसके बाद में अपन अगला बिंदु देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर बिंदु जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मापन और मूल्यांकन की जब अपन बात करते हैं तो यहां यह ध्यान रहे कि मापन में उपचारात्मक शिक्षण होना जरूरी नहीं, शिक्षण होना जरूरी नहीं। जबकि मूल्यांकन जो है उसमें अपन पढ़ते हैं कि मूल्यांकन एक निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया है। उपचारात्मक प्रक्रिया, यस, ध्यान दीजिए। मापन है उसमें उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है। मापन का उद्देश्य होता है उपलब्धि को संख्या में व्यक्त करना। अगर कोई बच्चे में मान लीजिए कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर करना मापन का उद्देश्य नहीं होता है, न उसके क्राइटेरिया में आता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा एक उदाहरण के द्वारा, लेकिन इससे पहले दूसरी बात देख लीजिए। मूल्यांकन के बारे में आपने सुना कि ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, इसके द्वारा डायग्नोस होता है कि बच्चे के कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। और जब आप मूल्यांकन करते हो और आपको ये पता चल गया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे के दिक्कत आ रही है, तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप उस दिक्कत को व्यवहारिक रूप से उसका उपचार करें। निदान के बाद में उपचार जरूरी है।
अगर मूल्यांकन सुधारवादी प्रक्रिया है और आपने कमी की खोज कर ली है, तो फिर अपना अगला स्टेप होता है कि उस कमी को व्यवहारिक रूप से कोई भी तरीके, चाहे वो एक्स्ट्रा क्लास हो, चाहे छोटी क्लास हो, चाहे सर्वे दृश्य सामग्री, उपचारात्मक बहुत सारी तकनीक होती है रिमीडियल टीचिंग की, उनको इस्तेमाल करके बच्चे में सुधार किया जाना चाहिए। अगर आप सुधार नहीं करते हो, इसका मतलब है मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं है। अगर टाइम टू टाइम आपका टेस्ट लिया जाता है और अपने हर टेस्ट में आप खराब परफॉर्मेंस देते हो, अपनी कमियों को दूर नहीं करते हो, तो फिर उस मूल्यांकन के होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जो फीडबैक मिला उस फीडबैक के बेस पर आपने कोई सुधार नहीं किया, जबकि मूल्यांकन सुधारात्मक प्रक्रिया है। इसलिए इसके साथ में निदान भी जुड़ा हुआ है, उपचार भी जुड़ा हुआ है। अब इसी अंतर की वजह से एक अंतर और पैदा हो जाता है, और वो अंतर है अगला 9 नंबर अपन मापन में लिख रहे हैं। 9वां अंतर है कि मापन की प्रक्रिया में समय, धन और परिश्रम, ये तीनों ही कम लगते हैं। तीनों ही चीज कम लगती है। क्यों? क्योंकि मापन में खाली संख्यात्मक जानकारियां जुटानी पड़ती हैं, और संख्यात्मक जानकारियां जुटाने के लिए उपलब्धि परीक्षण जैसे सस्ते साधन अवेलेबल हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मूल्यांकन में खाली मात्रा की नहीं, गुणों की भी जांच करनी है, और गुणों की जांच करना आसान काम नहीं है, आप सब जानते हो। इसलिए मूल्यांकन करने में समय, धन और परिश्रम तीनों ही ज़्यादा लगेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी रीट की परीक्षा एक उपलब्धि परीक्षण है। रीट की परीक्षा मूल्यांकन नहीं है, मापन है। क्यों? क्योंकि मापन का एक भाग मैंने आपको बताया था उपलब्धि परीक्षण है, जिसमें निश्चित प्राप्तांक प्राप्त करने वाले व्यक्ति का चयन कर लिया जाएगा। अगर इसी परीक्षा में साक्षात्कार को अपन जोड़ दें, इंटरव्यू को जोड़ दें, अगर इंटरव्यू को जोड़ दें या डेमोस्ट्रेशन क्लास का अवलोकन जोड़ दें कि आपको टीचर बनाने से पहले आप टेस्ट फाइट करो, फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपका अवलोकन किया जाएगा, जिसमें आपको पढ़ाकर भी दिखाना पड़ेगा। अगर इन तीनों चीज़ों की को अपन काम में लेते हैं, तब तो है मूल्यांकन। क्योंकि ये दोनों चीज़ गुणात्मकता की जांच करने के लिए है, और गुणात्मकता की जांच करने के लिए अगर इनको अपनाया नहीं गया है, तो ऐसी स्थिति में उपलब्धि परीक्षण है, उनका महत्व कम हो जाता है। तो अपन सब जानते हैं कि रीट एक अचीवमेंट टेस्ट है, इसमें केवल मापन किया जा रहा है, इसीलिए इसके अंदर उपचारात्मक शिक्षण की कोई, आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद में कोई रिमीडियल टीचिंग की व्यवस्था नहीं करवाई जाती है। न किसी को ये मैसेज भेजा जाता है कि आपको इस विषय में थोड़ा सुधार करना है, हम आपको एक्स्ट्रा क्लास लगवाएंगे आपकी, या आपकी कमी दूर करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जब मूल्यांकन सुधारवादी प्रक्रिया है, तो इसमें आपको क्या है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और उपचारात्मक शिक्षण के लिए आपको बता दूं कि उपचारात्मक शिक्षण है वो व्यक्तिक प्रक्रिया है। उपचार निदान के अकॉर्डिंग होता है, जिसके जैसी समस्या है बच्चे के, उसके हिसाब से उपचार के लिए कोई साझा कार्यक्रम है वो बनने के चांस बहुत कम है। पर्टिकुलर एक व्यक्ति की अलग अलग समस्या है, इसलिए सबके लिए अलग अलग उपचारात्मक सामग्री बनानी पड़ती है, जिसमें आपको टाइम भी लगेगा, आपको लेबर भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपका धन भी ज़्यादा खर्च होगा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर 9 अंतर देखे हैं। अगला अंतर देखते हैं। अब अपन अगला अंतर ले रहे हैं मापन और मूल्यांकन में। सामान्यतः आप देखते हो कि आप मापन और मूल्यांकन में 2, 4, 5, 7 अंतर पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर अपन ये अंतर है 10, 12 तक पढ़ेंगे, ताकि बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि वाकई में मापन और मूल्यांकन है वो एकदम से अलग अवधारणा है, आपस में रिलेटेड जरूर है, लेकिन दोनों एक नहीं है। जी, अगली बात, अगला अंतर है मापन के द्वारा हमें किसी विषय या कार्य, किसी विषय या कार्य या घटना है उसकी अपूर्ण जानकारी या अपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा किसी घटना के बारे में हमें पूर्ण जानकारी एवं पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया दिया था कि मापन का क्षेत्र सीमित है, वो किसी भी कार्य, विषय या घटना है उसके केवल एक मात्रात्मक पक्ष की जानकारी देता है। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित बातें तो बता देता है, लेकिन बच्चे के भाव कैसे हैं,
उसकी रुचि कैसी है, उसकी अभिरुचि कैसी है, उसका कौशल कैसा है, ये जो सारी चीजें होती है ना, उनकी जानकारी मापन अपने को नहीं देता। इसलिए मापन के द्वारा अपन किसी व्यक्ति, वस्तु, कार्य के बारे में जो भी जानकारियां प्राप्त करते हैं वो पूर्ण नहीं होती है, अनकम्प्लीट होती है, कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलता है। जबकि मूल्यांकन है उसके अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक सभी तरीके हैं। इन सभी तरीकों के माध्यम से हम किसी छात्र के बारे में, विषय के बारे में या घटना के बारे में पूरी जानकारी अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक पक्ष की सारी सूचनाएं एक साथ मिल जाती हैं। इसके बाद में अपन अगला अंतर देखते हैं, 11वां अंतर क्या है कि मापन के द्वारा केवल विषय योग्यता की जांच की जाती है। जी, मापन के द्वारा आपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ा है केवल उसकी जांच होती है, वो भी मात्रात्मक होती है। जबकि मूल्यांकन के द्वारा विषय योग्यता के साथ साथ ये तो चीज आएगी, इसके साथ साथ दूसरी चीज क्या आएगी, इसके द्वारा यानी मूल्यांकन के द्वारा हम किसी बच्चे द्वारा यानी विषय योग्यता प्राप्त करने के बाद उस छात्र पर जो प्रभाव और जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रहिएगा, मापन जो है वो केवल विषय योग्यता की जांच करता है, जबकि मूल्यांकन किसी बच्चे को कोई विषय पढ़ने के बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी रुचि, अभिरुचि, उसका एटीट्यूड, उस पर क्या असर पड़ा, उसके व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ा, या उसमें व्यवहारगत परिवर्तन कितना हुआ, इस चीज की जानकारी हमें मूल्यांकन के द्वारा मिलती है। अपन सब जानते हैं, जब अपन पाठ योजना का निर्धारण करते हैं तो शुरू में ही ज्ञान, अवबोध, कौशल, उसके आगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हैं कि पढ़ाने के बाद में बच्चे में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो वो परिवर्तन है, उनकी जानकारी अपने को मापन से नहीं मिल सकती, किससे मिलती है, मूल्यांकन से मिलती है। तो किसी बच्चे पर कई बार क्या होता है कि विषय योग्यता बच्चे की बहुत बढ़िया होती है, लेकिन उसके व्यक्तिगत गुण अच्छे नहीं होते। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने 92% नंबर प्राप्त किए। ध्यान दीजिए, कोई बच्चा है उसने 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा के अंदर 92% नंबर प्राप्त किए, लेकिन उसी बच्चे की माता या पिता शिक्षक को ये उलाना दें कि गुरुजी आपने बच्चे को पढ़ाया बहुत लेकिन सिखाया कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने केवल उसको विषय का नॉलेज तो दे दिया, लेकिन उसमें सामाजिकता वगैरह है या उसके अंदर माता पिता का सम्मान है, इस प्रकार के सामाजिक गुणों को बिल्कुल भी, व्यवहारिक गुणों को बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया। इसका मतलब है कि बच्चे ने विषय योग्यता तो अंकों में प्राप्त कर ली, लेकिन उसके ऊपर प्रभाव इसका बिल्कुल भी नहीं पड़ा। तो प्रभाव और अपेक्षित व्यवहारगत को अगर आपको जांचना है तो अपने को मापन की जगह मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो अंतर है, लास्ट अंतर, जिसके द्वारा अपन इन दोनों को एकदम क्लियर कर देते हैं। मैं आपको एक सामने कथन लिख रहा हूं, मापन हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, मापन हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं कि मूल्यांकन भी हो गया, मूल्यांकन भी हो गया। और कोई ये कहे कि मूल्यांकन हुआ है, ध्यान दीजिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण कथन है, मूल्यांकन हुआ है, इसका अर्थ ये भी है, इसका अर्थ ये भी है कि मापन भी हो गया, मापन भी हो गया। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको पता है, ऐसा कथन हम अभिवृद्धि और विकास के अंतर में भी लिखते हैं कि अभिवृद्धि हुई है, इसका अर्थ ये नहीं कि विकास हो गया, क्योंकि अभिवृद्धि तो विकास का एक छोटा सा पहलू है, उसके पूरे होने से पूरा विकास नहीं होता है। लेकिन ध्यान रहे, अपन ये कहें कि विकास हुआ है तो इसका मतलब है कि अभिवृद्धि भी हो गई, क्योंकि विकास के अंदर अभिवृद्धि शामिल है। ठीक उसी प्रकार मापन और मूल्यांकन का जो अंतर है वो इससे एकदम क्लियर हो रहा है
कि कोई ये कहे कि मापन हो गया तो केवल ज्ञानात्मक पक्ष की जांच हो गई है, जबकि मूल्यांकन तो ज्ञानात्मक भावात्मक सब हैं। इसलिए ये बात सत्य नहीं है कि मापन हुआ है इसका अर्थ है मूल्यांकन भी हो गया। ये बात अपने आप में असत्य है। हाँ, थोड़ा बहुत मूल्यांकन हो सकता है लेकिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन कोई ये कहे कि मूल्यांकन हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि उपलब्धि परीक्षण साक्षात्कार रेटिंग स्केल बहुत सारे तरीके काम में लिए जा चुके हैं। इसलिए मूल्यांकन हुआ है तो इसमें ज्ञानात्मक भावात्मक तीनों पक्ष शामिल हैं, अपने आप ही मापन हो गया। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने दो चीज देखी है, एक तो मापन का अर्थ और दूसरा मापन और मूल्यांकन में अंतर। जनरली आप किताबों में देखते हो 5, 7, 8 अंतर बताते हैं। मैंने आपको 12 बिंदुओं के द्वारा ये दोनों चीजें हैं वो अच्छी तरह से क्लियर कर दी है कि दोनों चीज आपस में रिलेटेड है। भाई मापन के बिना मूल्यांकन में भी दिक्कत आती है, और मूल्यांकन जो है वो नहीं हो तो फिर ये मापन में भी पूर्णता नहीं आती है। इसलिए मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं है लेकिन एक दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में अपन ने दो बातें पढ़ ली हैं, मापन का अर्थ और मापन और मूल्यांकन में अंतर। अगले वीडियो में अपन जो शुरू करेंगे उसमें आपको थोड़ा पहले मैं आपको बताऊंगा मापन, मूल्यांकन, आकलन और परीक्षा, इन चारों चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा अंतर बताऊंगा, चारों चीज़ों का कंपैरिजन बताऊंगा, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आदर्श मूल्यांकन की विशेषताएं, जिनमें से निश्चित रूप से एक प्रश्न सबके आता है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, इसके अलावा व्यापकता, विभेदकारिता, वैधता, व्यवहारिकता। ये जो विशेषताएं हैं इनमें से तरह तरह के एग्जाम्पल रखे जाते हैं और उसके बाद में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित बात के माध्यम से मूल्यांकन की कौन सी विशेषता स्पष्ट हो रही है या किस विशेषता को प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी अपन चर्चा करेंगे। फिलहाल आज आप अपना टॉपिक पूरा हुआ। तीसरे वीडियो में अपन आदर्श मूल्यांकन की विशेषताओं के साथ में फिर हाजिर होंगे। गुड इवनिंग, नमस्कार।